हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ में। और शार्प लर्निंग ऐप पर भी तमाम लोग ये देख रहे हैं, जहां पर कई सारे कोर्सेज चल रहे हैं। तो ये 20 फरवरी 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। दिल्ली में नई मुख्यमंत्री बन गई हैं, चौथी महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं, उनके बारे में जानेंगे। भारत सरकार ने कहा है कि 6 महीने में भारत के पास अपना कैंसर वैक्सीन होगा। और ये किस तरह से काम करेगा, ये थोड़ा अचरज भी लग रहा है इस वक्त, तो इसके बारे में जानेंगे। साथ में रूस वाला मामला भी जानेंगे कि उसने जो कहा था कि हम वैक्सीन लॉन्च कर रहे हैं, और फिर अभी पुतिन ने भी कहा है कि वैक्सीन लगभग लगभग बन चुकी हैं और फ्री में पूरे रशिया में वैक्सीन लगाया जाएगा। तो ये चर्चा करेंगे, और भी कई सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, सब पर चर्चा होगी एक एक करके। तो शुरू करते हैं और पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री कौन बन गई है? यह सवाल होगा कि दिल्ली में नई मुख्यमंत्री कौन बनी है, किसने शपथ ली है आज ही दोपहर को 20 फरवरी को। आंसर होगा रेखा गुप्ता। ठीक है, रेखा गुप्ता उन्होंने शपथ ली है, और मैं आपको ये वीडियो भी दिखा रहा हूँ उस वक्त का, जब शपथ ग्रहण समारोह जो है ना वो चल रहा था। ठीक है, तो 20 फरवरी को उनको शपथ किसने दिलाई? वहाँ के जो उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना, उन्होंने। दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री हैं, जबकि महिला मुख्यमंत्री की बात होगी तो चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं। और किस सीट से वो विधायक हैं? तो वह है शालीमार बाग, दिल्ली में जो विधानसभा सीट है वहाँ से। दक्षिण दिल्ली की नगर निगम, दक्षिण दिल्ली नगर निगम, उसके मेयर भी रह चुकी हैं। जब वहाँ नगर निगम कई सारे अलग अलग हुआ करते थे, बाद में फिर एकीकृत कर दिया गया है नगर निगम को वहाँ पर। ठीक है, तो ये शपथ ग्रहण समारोह ये हुआ है। इनके बारे में अगर निजी जीवन के बारे में जाने तो इनका जन्म हुआ था 19 जुलाई 1974 को, 1974 में। हरियाणा में जन्म हुआ था, हरियाणा के जुलाना में। बाद में ये दिल्ली में आ गई थी, पूरा परिवार आ गया था और फिर वहीं की हैं। 50 वर्ष उम्र है। इनके पति मनीष गुप्ता हैं। इन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। ओके, और स्टूडेंट पॉलिटिक्स की शुरुआत इन्होंने की थी कब? 1994-95 में। 96-97 में ये दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन यानी डूसू की अध्यक्ष रह चुकी हैं। इसके बाद भाजपा में इनका राजनीतिक जुड़ाव रहा, आरएसएस से जुड़ी रही हैं। दिल्ली भाजपा की महासचिव और भाजपा महिला मोर्चा की ये उपाध्यक्ष भी रह चुकी। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात रही। इनके बारे में कुछ जो पॉइंट्स मैंने बताए वो मैंने यहाँ पर दर्ज भी कर दिया, पीडीएफ में भी दे दिया है, थोड़ा तो जानना चाहिए आपको। अब बात कर लेते हैं महिला मुख्यमंत्रियों के बारे में, क्योंकि महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार का प्रयास रहता है, और एग्जामिनेशन में भी महिला सशक्तिकरण एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा होता है, पूछा जाता है। तो ये देखिए, दिल्ली में ये चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं। पहली जो महिला मुख्यमंत्री थी, महिला की बात कर रहे हैं, वैसे तो ये 9वीं मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, लेकिन महिला के तौर पर ये चौथी मुख्यमंत्री है। पहली महिला मुख्यमंत्री दिल्ली में थी सुषमा स्वराज, बीजेपी से, और हालांकि मात्र 29 डेज के लिए वो रही, 98 में ही थी वो। दूसरी जो महिला मुख्यमंत्री थी वो शीला दीक्षित, बहुत लंबे समय तक, लगभग 15 साल 25 दिनों तक उनका कार्यकाल रहा, 1998 से 2013 के बीच में। ठीक है, तीसरी महिला मुख्यमंत्री अतिशी रही, कम का कार्यकाल रहा, 4 महीने 18 दिन, यानी सितंबर 2024 में बनी थी अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद, और फरवरी 2025 तक वो रही। अभी चुनाव में जो लेटेस्ट अभी चुनाव हुआ, वहाँ के विधानसभा चुनाव, उसमें इनकी पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा, आम आदमी पार्टी से अतिशी। और अब चूंकि बीजेपी ने बहुमत हासिल कर लिया है, तो रेखा गुप्ता वो 20 फरवरी से यहाँ की मुख्यमंत्री बन गई हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात रही। अगर देखें दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में, कितनी सीटें हुई, क्या हुआ, वो उसका आंकड़ा यहाँ पर आपको दिख रहा है। चुनाव जो है ना वो 5 फरवरी 2025 को हुआ था। 60.39% वोटिंग हुई थी। रिजल्ट 8 फरवरी को ही आ गया था। वहाँ पर टोटल 70 सीटें हैं, और उनमें से आप देख रहे हैं जो 48 सीटें हैं वो बीजेपी को मिली, 22 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली। ठीक है, कांग्रेस को 0 और अन्य को 0। तो इस तरह से 70 जो है ना सीटें थी। ठीक है, तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप देखिए कि 26 साल बाद बीजेपी ने शानदार वापसी की और सरकार उसने बनाई है। ठीक है,
तो ये महत्वपूर्ण बात रही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक लेते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उससे पहले आपको बताऊं कि अगर आप करंट फोर्स की शानदार तैयारी करना चाहते हैं तमाम एग्जामिनेशंस के लिए, तो मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं। दो तरह के मेंबरशिप प्लान है, एक आई स्पेसिस मेंबरशिप प्लान है और इसके ज़रिए आपको SPCS एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज भी मिल जाते हैं, और दूसरा बेसिक मेंबरशिप प्लान है जो कि रेलवे, SSC, टीचर, पुलिस, इन सब के लेवल का है। तो देख सकते हैं इसमें मिलता क्या है, पिछले 2 सालों के कंटेंट मिल जाते हैं, PDF मिल जाता है, वीडियो, टेस्ट, ये सब मिल जाता है, और अगले 1 साल तक आपको अपडेट मिलता रहता है। ठीक है, काफ़ी डिटेल में भी कंटेंट होता है। 3 तरह के PDF होते हैं, 1 लाइनर, MCQ नोट्स होता है, और ये वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, ये सब कुछ हम लोग देते हैं इस मेंबरशिप के ज़रिए। तो देख सकते हैं आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शार्प लर्निंग ऐप है, उसको डाउनलोड करिएगा और देखिएगा ज़रूर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी चर्चा हो रही है इसकी। तो यहाँ पर प्रश्न होगा कि केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव, ये केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, तो इन्होंने 5 से 6 महीने में महिलाओं के लिए कैंसर टीका उपलब्ध कराने की घोषणा कर दी है। तो ये जो टीकाकरण होगा, इनके बयान के अनुसार, इनके व्याख्यान के अनुसार, तो कितने वर्ष की आयु के लोग इसके लिए पात्र होंगे? तो वो होंगे 9 से 16 वर्ष के जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उन सबको ये जो है ना वो टीका लगाया जाएगा। ठीक है, तो प्रताप राव जाधव वो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री हैं और आयुष मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार में। आयुष मंत्रालय पूरा इनके अंडर में, और परिवार एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और स्वास्थ्य, उसमें ये राज्य मंत्री हैं। ठीक है, तो इन्होंने ही ये ऐलान किया है, और द हिंदू में इसके बारे में अनाउंसमेंट भी, ये खबर छपी है काफ़ी डिटेल में। द हिंदू ये लिख रहा है कि केंद्रीय मंत्री जाधव ने 18 फरवरी को कहा कि महिलाओं को प्रभावित करने वाले जो कैंसर हैं उससे लड़ने के लिए एक टीका तो है वो 5 से 6 महीने में उपलब्ध हो जाएगा। तो ये 9 से 16 वर्ष की आयु के जो लड़की, महिलाएं हैं वो पात्र होंगी, और उनका कि वैक्सीन का टेस्ट जो है अंतिम चरण में है। ठीक है, वैक्सीन की रिसर्च लगभग पूरी हो चुकी है, टेस्टिंग लास्ट स्टेज है, लेकिन अभी तक जो जानकारी थी कि वैक्सीन के बारे में वो ये थी कि जो गर्भाशय ग्रीवा का जो कैंसर होता है उसमें उसकी तो वैक्सीन है और उसकी वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन इन्होंने ये कहा, जाधव ने, कि जो ब्रेस्ट कैंसर है, इसके अलावा माउथ कैंसर है, ठीक है, और गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर है, तो उन सब का टीका जो है उस सब के लिए काम आएगा ये जो टीका है वो। ठीक है, तो अब ये चर्चा हुई है, और ख़ास तौर पे इनका ये कहना था कि ह्यूमन पोपिलोमा वायरस जो है ना, यानी HPV जो वायरस है, उसकी वजह से जो सर्वाइकल कैंसर होता है, यानी गर्भाशय ग्रीवा का जो कैंसर होता ये है कि एक वायरस है HPV जो कि इन्फेक्शन हो सकता है, और उसकी वजह से ऐसा घाव हो जाता है गर्भाशय के पास कि वो कैंसर का रूप ले लेता है आगे चल के। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो टीका है वो इस वायरस के लिए है एक्चुअल में। ठीक है, और वो वायरस, जब वो वायरस यहाँ सक्रिय हो ही नहीं पाएगा तो घाव कर नहीं पाएगा, तो फिर ये कैंसर यानी सर्वाइकल कैंसर जो है ना वो नहीं होगा। तो एक्चुअल में, लेकिन इसका नाम जो है ना वो है कैंसर वायरस के तौर पर इसको प्रचारित किया जाता है। ओके, ग्लोबल स्तर पर। अब इन्होंने जो कहा है, इन्होंने जो बयान दिया है कि मुंह का कैंसर भी ठीक होगा और ब्रेस्ट कैंसर भी का भी वैक्सीन है, प्रिवेंटिव है। तो ये आगे आने वाले वक्त में पता चला कि एक्चुअल में है क्या, क्योंकि एक वैक्सीन जब बनती है तो कई सालों का उसका ट्रायल होता है। अब देखिए क्या होता है आगे। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। कैंसर की अगर बात करें तो ये गंभीर बीमारी है ही, और दुनिया भर में स्वास्थ्य के लेकर चिंता का कारण बना हुआ है। हर साल लाखों लोग जो हैं इससे पीड़ित होते हैं, जान गंवाते हैं, और 2023 का जो आंकड़ा था उससे पता चला था कि दुनिया भर में कैंसर के लगभग 96 से 1 करोड़ लोगों की उसकी वजह से मौत हो गई थी, और सर्वाइकल कैंसर उसमें महिलाओं में जो है ना वो सबसे ज़्यादा उसमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये कैंसर है क्या, कैंसर में क्या होता है? जैसे आपको पता होगा कि जो आपका DNA है, ठीक है ना, उसमें सारी बातें लिखी हुई, मतलब दर्ज हैं कि
आपके त्वचा में जो सेल बनने हैं वो किस तरह से बनने हैं, ठीक है, दाढ़ी कब आनी है, कब त्वचा के सेल को डेड हो जाना है और फिर से नया सेल क्रिएट हो जाना है, तो डीएनए है। अब ये क्या है कि मैसेंजर आरएनए होता है, डीएनए से इंफॉर्मेशन लेके मैसेंजर आरएनए पहुंचाता है और वो पर प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन जो आप खाते हैं वो बात नहीं कर रहे हैं हम, ये शरीर की प्रक्रिया की प्रोटीन की बात कर रहा हूँ मैं। तो प्रोटीन बनता है, प्रोटीन से ही वो सेल वगैरह बनते हैं। अगर मैसेंजर आरएनए जो है ना, जो एमआरएनए है, वो अगर गलत मैसेज पहुंचा दे रहा है तो फिर और उस सेल को बनाने में वो अपनी पूरी जानकारी नहीं भेज पा रहा है, ऐसे में वहाँ जो सेल होता है वो अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगता है, उसको कंट्रोल करने की क्षमता खत्म होने लगती है, ठीक है। तो वही कैंसर जो है ना, वो पता चलता है कि वो कैंसर हो गया। किसी व्यक्ति को अगर कैंसर होता है तो वो उसकी वजह से, उसकी बड़ी वजह ये होती है, ठीक है। तो ये इसकी वजह से ट्यूमर बन जाता है, चूँकि नियंत्रण नहीं खो देता है जब कोशिकाओं के डेवलप होने, उसको डेड करने, इन सब चीज़ों में। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। कैंसर से जुड़े हुए एक और मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ, अगला प्रश्न लेकर, उससे थोड़ा आपको थोड़ा डिटेल समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन ये होगा कि किस देश ने कैंसर का एमआरएनए आधारित व्यक्तिगत वैक्सीन विकसित किया है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा क्या है, ये व्यक्तिगत वैक्सीन है, यानी पर्सनलाइज्ड वैक्सीन की बात हो रही है। विकसित किया जो उस देश के रोगियों को मुफ्त में उपलब्ध होगा। आंसर होगा रूस। इसके बारे में आपने ये जो चर्चा है ना, जानकारी, वो पिछले साल भी सुनी होगी, मैंने करंट अफेयर्स में बताया था। लेकिन अब फिर से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अभी फरवरी में फिर से कहा है कि रूसी वैज्ञानिकों ने कैंसर के लिए टीका लगभग बना लिया है और जल्द ही तमाम रोगियों को ये उपलब्ध करा दिया जाएगा, ठीक है। अब ये वाला जो टीका है ना, वो अलग है। आमतौर पर हम लोग जो वैक्सीन के बारे में सोचते हैं, तो क्या वैक्सीन के बारे में सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि हम वैक्सीन के ज़रिए वो जो वायरस है, ठीक है, उसका या तो डेड या फिर बहुत कम क्षमता वाला जो हिस्सा है वो अपने शरीर में वैक्सीन के जरिए प्रवेश कराते हैं। उससे होता क्या है, हमारी जो शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, इम्यून सिस्टम है, उसको मैसेज जाता है कि ये दुश्मन है और इसको मारना है। तो हमेशा वो तैयार रहता है कि ये इस तरह का जो वायरस अगर आता है तो हमें उसके लिए, उसके खिलाफ जो है ना, हमें तैयार रहना है। लेकिन एमआरएनए में थोड़ा सा अंतर है, एमआरएनए वैक्सीन की बात करेंगे तो, ठीक है। एमआरएनए वैक्सीन जो है ना, वो थोड़ा अलग तरह का होता है और उसने काफ़ी अभी एमआरएनए वैक्सीन खासतौर पर जो कोविड-19 का जो आया था ना, जो दौर चला था, उस समय काफ़ी चर्चा में था, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे अभी मैंने पिछले प्रश्न में बताया था आपको कि डीएनए के पास सारी कोडिंग होती है, सारी जानकारी होती है कि कैसे प्रोटीन को बनाना है, प्रोटीन निर्माण करना है, कोशिकाएं बनानी है, आंखें कैसी हो, तमाम चीज़ें पूरी बॉडी की वो सारी चीज़ें जो हैं वो बननी है। अब आप देखिए कि इसमें एमआरएनए वैक्सीन में क्या होता है कि उसी कोडिंग में ये इंफॉर्मेशन डाली जाती है कि आपका दुश्मन ये भी है, ठीक है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो प्रदान करता है ये मैसेंजर आरएनए का जो टीका है वो, ठीक है, एमआरएनए, और वो इंफॉर्मेशन डाल दिया और उसके बाद फिर ये जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो ट्रिगर करती है, यानी आपके डीएनए को ही ये मैसेज पहुंच जाता है मैसेंजर आरएनए के ज़रिए कि ये जो कोशिकाएं हैं उनको ख़त्म करना है, जो कि कैंसर की कोशिकाएं। तो अब इस प्रश्न में आपने देखा होगा कि ये व्यक्तिगत वैक्सीन विकसित किया जा रहा है, ये व्यक्तिगत वैक्सीन है। व्यक्तिगत वैक्सीन तो मतलब ये हुआ कि जो भी कोई कैंसर से पीड़ित होगा, केवल उसी को इस तरह के वैक्सीन उसके लिए डेवलप करके दी जा सकती है। देखिए, इसको द हिंदू ने अपनी जो डिटेल में कहा है उसमें ये कहा है कि इसको वैक्सीन कहना जो है ना, वो थोड़ा सा कुछ ज़्यादा है। एमआरएनए जो वैक्सीन जो कहा जा रहा है वो एक तरह से इम्यूनोथेरेपी का एक रूप है।
इम्यूनोथेरेपी आजकल कैंसर की बीमारी में काफ़ी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें वो होता है कि अलग अलग तरीके से इम्यून सिस्टम को बढ़ाया जाता है। ठीक है, जैसे कार्टी सेल थेरेपी जिसके बारे में मैंने पिछले साल बताया था, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आईआईटी बॉम्बे में इसका उद्घाटन किया था, कार्टी सेल थेरेपी। तो उसमें क्या होता है कि टी सेल को इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है कि ये दुश्मन सेल है, उसको ख़त्म करना है, जो कि अनियंत्रित रूप से बढ़ गया, जो ट्यूमर है, कैंसर है वो। ठीक है, तो अभी ये बात है कि इस तरह की जो डेवलप किया जा रहा है, ये mRNA आधारित व्यक्तिगत वैक्सीन बनाया जाने की बात हुई है। ठीक है, तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट बातें थी जो आपको मैंने बताई। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेंगे हम लोग। किस राज्य ने फरवरी 2025 में ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर यानी जीसीसी पॉलिसी का अनावरण किया, जो देश की पहली समर्पित जीसीसी पॉलिसी बताई जा रही है? आंसर का मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप कि इंडियाज़ फर्स्ट डेडिकेटेड जीसीसी पॉलिसी। लेकिन मुझे याद है कि नवंबर दिसंबर में कर्नाटक ने भी जीसीसी पॉलिसी जो है ना उसको लॉन्च किया था, उसका ड्राफ्ट जारी किया था, बाद में उस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दिया था। लेकिन फिर भी द हिंदू ने ये लिखा है कि ये फर्स्ट है। और कर्नाटक की अगर वेबसाइट पर जाते हैं कर्नाटक सरकार की, तो वहाँ भी फर्स्ट जीसीसी पॉलिसी के बारे में जिक्र आता है। लेकिन चूंकि ये खबर है, इसलिए खबर भी इस क्वेश्चन भी इस तरीके से हम कह रहे हैं कि जिसको पहली बताई जा रही है। ठीक है, तो आंसर तो मध्य प्रदेश है। ठीक है, मध्य प्रदेश में ये ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर पॉलिसी बनाई गई है। मतलब क्या हुआ इसका? ग्लोबल पॉलिसी, ग्लोबल जो आपके कैपेसिटी सेंटर है वो पॉलिसी होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ग्लोबली स्तर पर यानी दुनिया के स्तर पर जिस तरीके के डेवलपमेंट चाहिए, मतलब डेवलपमेंट के लिए, उद्योगों के लिए, तो उस तरह के माहौल को वहाँ पर क्रिएट कर देना। ठीक है, तो ऐसे में क्या है कि कई शहरों को एक टारगेट करके और उसी के अनुसार उसको डेवलप किया जाता है। वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाता है, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी के सेक्टर में, इंजीनियरिंग में, ह्यूमन रिसोर्स के क्षेत्र में, कई चीज़ों के क्षेत्र में इस पर ध्यान दिया जाता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, इन सब चीज़ों को ध्यान रखा जाता है और उसको उसमें वहाँ इस तरह से डेवलप किया जाता है ताकि जो इंडस्ट्री है, ख़ासतौर पर जो नई टेक्नोलॉजी वाली जो इंडस्ट्री है, वो वहाँ आए और वो वहाँ अपना सेंटर बना सके। ठीक है, तो ये मकसद ये है कि कई सारी कंपनियों को आकर्षित करना, रोजगार बढ़ाना यहाँ पर। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, कौन है? मोहन यादव। राजधानी है भोपाल। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेंगे हम लोग। किस भाषाई सिनेमा के दिग्गज अभिनेत्री और निर्माता सी कृष्णवेणी का निधन हो गया 16 फरवरी 2025 को? आंसर होगा तेलुगु सिनेमा। ठीक है, तेलुगु सिनेमा से कि काफ़ी वेटरन तेलुगु एक्टर ये माना जाता है, काफ़ी पॉपुलर थी वो। और तो उन्होंने अपनी जो फिल्मी करियर है ना एक्टिंग के तौर पर, उसकी शुरुआत 1938 में की थी। 40 से अधिक फिल्मों में एक्टिंग की थी। 100 ईयर उनकी उम्र थी। ये फोटोग्राफ इनका। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेंगे। किस कंपनी ने इंटरनेट सब सी केबल प्रोजेक्ट, उसका नाम है वाटर वर्थ, क्या है? वाटर वर्थ, इसको पेश किया है, जो दुनिया की सबसे लंबी सब सी केबल परियोजना बन जाएगी? आंसर होगा मेटा। मेटा नाम जानते हैं ना आप? जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है वो है मेटा। ठीक है, तो उसी ने, मेटा ने ये ऐलान किया है कि वो सब सी केबल प्रोजेक्ट वो लॉन्च करने वाली है, कर रही है, और उसका नाम रखा है वाटर वर्थ। और इसकी लंबाई 50,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा होगी। और ये अमेरिका, भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, इन सब स्थानों पर जो बेहतर कनेक्टिविटी है उसके लिए ये महत्वपूर्ण ये होगा। ठीक है, तो इसकी जानकारी कंपनी ने अभी जारी की है और इसमें अरबों डॉलर का निवेश करने की ये योजना है। ओके, कितनी गहराई पे होगी ये समुद्री जो केबल है वो 7,000 मीटर तक की गहराई पर केबल बिछाई जाएंगी। अब कहेंगे ये समुद्री केबल होता क्या है? देखिए, जो आप और हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं ना,
फ़ोन में हो, लैपटॉप में हो, चाहे कहीं भी हो। ये इंटरनेट जो है ना वो दो तरीके से हमें मिलता है। इंटरनेट क्या है? पूरी दुनिया के कंप्यूटर को में कनेक्शन, ठीक है, सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो गए, वो इंटरनेट हो गया। ओके, एक सर्वर बना जहाँ से वेबसाइट के थ्रू हम सेवाएं ले रहे हैं, एक दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये इंटरनेट हो गया। ओके, अब इंटरनेट कैसे कनेक्टेड है? दो तरीके से कनेक्टेड है। एक तो है वायरलेस, एक वायरलेस वो वाला नहीं, मोबाइल वाला वायरलेस नहीं। मोबाइल वाला वायरलेस तो बस पास के आपके टावर तक ही है, टावर तक तो वायर गया है, ठीक है। इसमें क्या है कि दो तरीके के, एक तो सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट है, जैसे कि आपका जो स्टार लिंक है, इसका एलन मस्क की कंपनी है। दूसरा क्या है? दूसरा पूरे समुद्र में जाल बिछा हुआ है केबल्स का, और उसी केबल के जरिए, ऑप्टिकल फाइबर केबल के जरिए डेटा आदान प्रदान हो रहा है। जैसे बहुत सारी वेबसाइट है, जैसे यूट्यूब है, अगर आप जो यूट्यूब देख रहे हैं तो कहाँ से चल रहा है वो? उसका सर्वर अमेरिका में है, कैलिफोर्निया में। तो वहाँ से आप फटाफट यहाँ से आप बटन दबाते हैं और वहाँ से सर्वर की इंफॉर्मेशन पास होती है और आपके मोबाइल तक पहुँच जाती है। मतलब आपके मोबाइल तक कैसे पहुँचती है? आपके टावर तक पहुँचती है, टावर तक पूरा वायर बिछा हुआ है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये जो है ना प्रोजेक्ट वाटरवर्थ ये पेश किया है, और समुद्र में नीचे अंदर वो बिछा दिया जाएगा। ओके, जैसे कि भारत ने जो है वो बिछाया हुआ है ये केबल, कहाँ से कहाँ तक? आपका चेन्नई से लेकर और अंडमान निकोबार तक, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस भारतीय को, या कहिए भारतीय कारोबारी को, फरवरी 2025 में यूनाइटेड किंगडम के द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सिविल डिवीजन उसमें उससे सम्मानित किया गया? आंसर होगा एन चंद्रशेखरन, टाटा सन्स के प्रेसिडेंट हैं ये। तो ये विदेशी नागरिकों को दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है वहाँ पर यूनाइटेड किंगडम में। इनको क्यों ये अवार्ड दिया गया है? तो इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में जो व्यापारिक संबंध है उसको और बेहतर बनाने में इन्होंने जो भूमिका निभाई है इसके लिए, ठीक है। अच्छा, इनको मई 2023 में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी मिल चुका है। उसका नाम क्या था? शिवेलियर डे ला लीजन डी होनूर, ठीक है। तो व्यापारिक संबंध बेहतर हैं। टाटा का बहुत कुछ जो इंडस्ट्री है वो यूनाइटेड किंगडम में भी है, बड़े पैमाने पे, टेक्नोलॉजी में, कंज्यूमर हॉस्पिटैलिटी में, स्टील केमिकल्स में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, वहाँ पर। और बताया जाता है कि 70,000 से अधिक लोगों को वहाँ पर रोजगार मिलता है टाटा की वजह से, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बात रही। एन चंद्रशेखरन ये हैं, इनके बारे में अगर हम बात करें, 59 ईयर के हैं, भारतीय बिजनेसमैन हैं, मतलब वो टाटा सन्स के प्रेसिडेंट हैं, और टाटा मोटर्स, टाटा ग्लोबल बेवरेज, इन सब के भी अध्यक्ष वो रह चुके हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेंगे हम। लेकिन चूंकि ब्रिटेन की बात हो रही है, यूनाइटेड किंगडम की, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? कीर स्टारमर। क्या नाम है? कीर स्टारमर। अगला क्वेश्चन होगा, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, पहले मैंने क्वेश्चन लिया था कैंसर से संबंधित, और यहाँ पर आ गया आंसर होगा 15 फरवरी को, ठीक है। ये चाइल्डहुड कैंसर इंटरनेशनल की ओर से ये आयोजित किया जाता है, और तो बच्चों में भी कैंसर बड़े पैमाने पर फैल रहा है, तो उसको लेकर ये दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न लेंगे, विश्व दरियाई घोड़ा यानी हिप्पो डे कब मनाया जाता है? तो वो है 15 फरवरी को मनाया जाता है। दरियाई घोड़े यानी हिप्पे लुप्त प्राय बड़े स्तनधारियों में से एक हैं, और अगर अभी की बात करें तो दुनिया में इसकी आबादी 1,15,000 से लेकर 1,30,000 के आसपास होने का अनुमान है। और प्रश्न लेंगे, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो वह है 20 फरवरी को, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसकी घोषणा की हुई है, पहली बार 2008 में मनाया गया था। सोशल जस्टिस डे, सोशल जस्टिस का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि सभी को समान अधिकार, समान न्याय, ठीक है। केवल न्याय ही नहीं, इसके अलावा सबको
जो ना अधिकार भी बराबर मिले, कोई ऊंचा नीचा ना रहो। ठीक है, सोशल जस्टिस, न्याय तो है ही, साथ में अधिकार की भी बात है, सामाजिक न्याय, यानी समाज में जो हम जिस तरीके से रहते हैं उसमें बराबरी हो, ये बात है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट कंफर्ट्स आप सबके एग्जामिनेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ। और हाँ, अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है ऐप का लिंक। ठीक है, और इसका PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ रखा हुआ है। ओके।